देखिए एचआरए का एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय को मिल सकता है। एचआरए के एग्जेम्पशन को कैलकुलेट कैसे करना है, अगर आपको अपने एचआरए की मैक्सिमम एग्जेम्पशन चाहिए तो अब आपको सेक्शन 80 जीजी में रिडक्शन कितनी मिल सकती है, यहाँ पर आप फंस जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ऋषभ सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो का टॉपिक है एचआरए। एचआरए इज़ हाउस रेंट अलाउंस। अब आप में से कई लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ होंगे और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का आपने एक पार्ट देखा होगा एचआरए, और आप इससे अवेयर भी होंगे कि जो हाउस रेंट अलाउंस है उसकी आपको एग्जेम्पशन मिलती है इनकम टैक्स एक्ट में। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये एग्जेम्पशन कब मिलती है, कैसे मिलती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितनी मिलती है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ये पूरे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ FAQs भी लेंगे, जो मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में कई सारे क्वेश्चंस हैंडल करता हूँ, उनको मैंने एज FAQs डाला है इस वीडियो के एंड में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और फिर भी आपके एट द एंड कोई कन्फ्यूजन रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। सो वीडियो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहला एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं कि एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता किसको है। देखिए एचआरए का एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय को मिल सकता है, यानी ऐसा एम्प्लॉय जिसको सैलरी मिल रही हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए एचआरए, यानी उसकी सैलरी स्ट्रक्चर का जो डिवीजन होता है जैसे कि बेसिक प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस, उन अलाउंसेस में एक एचआरए कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए। ओनली इन दैट केस किसी एम्प्लॉय को उसके एचआरए की डिडक्शन मिल सकती है। अब इसी में एक और एंसिलरी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का कोई बिजनेस करता है और रेंट पर भी रहता है, यानी वो रेंट भी पे कर रहा है, तो क्या उस केस में उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी? जी हाँ, उसको भी डिडक्शन मिल सकती है। उसको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 GG में। उसको हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले एचआरए पे बात करते हैं। तो एचआरए मैंने आपको बता दिया कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती है। आप करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कि एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी, पर मिलेगी कितनी, एचआरए की एग्जेम्पशन को कैलकुलेट कैसे करना है। अब इसके लिए जो इनकम टैक्स एक्ट में एक तरीके से फार्मूला गिवन है, वो फार्मूला कई लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है। तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि एचआरए को कैलकुलेट कैसे करना है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर मैंने 3 केस सिनेरियोज डाले हैं कि आप एचआरए की एग्जेम्पशन को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो इस फार्मूले का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये है क्या। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन पर 3 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, और ये कंपोनेंट समझाने से पहले मैं वर्ड सैलरी समझाना चाहूँगा आपको कि पूरे एचआरए कैलकुलेशन के लिए जब भी हम वर्ड सैलरी इस्तेमाल करेंगे तो सैलरी का मतलब होगा बेसिक एंड डीए, यानी आपके पूरे 12 महीने में आपको जितना अमाउंट मिला है एज बेसिक एंड प्लस डियरनेस अलाउंस डीए, इन दोनों का सम टोटल कर लेंगे तो वो आपकी बन जाएगी सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। तो अब जो इसमें पहला कंपोनेंट है वो आपको दिख रहा है 40/50% ऑफ सैलरी। अगेन सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पर 40% जो है वो है नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए, और जो 50% है वो होगा मेट्रो सिटीज़ के लिए। अब सेकेंड कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है वो है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एंड थर्ड कंपोनेंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगेन आई वांट टू मेंशन यहाँ पर सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए। तो ये तो हो गया आपका फार्मूला, आपने देख लिया स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। अब इसको ना बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए वापस स्क्रीन पर चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर 3 केस सिनेरियोज दिख रहे हैं। 3 केस सिनेरियोज में मैंने जो सैलरी ली है वो 6 लाख रुपए ली है, यानी जो सैलरी है वो सेम है 3 केस सिनेरियोज में, और जो एचआरए कंपोनेंट है वो पहले 2 केस सिनेरियोज में 1 लाख है और तीसरे केस सिनेरियो में 1.5 लाख रुपए है, और जो रेंट पेड है वो फर्स्ट केस सिनेरियो में 1,50,000, सेकंड में 2,20,000 और थर्ड में भी 2,20,000। अब जो हमने पहले फार्मूला देखा था उसी फार्मूले के हिसाब से हम अपने जो सैलरी स्ट्रक्चर गिवन है इससे अपने तीनों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला तो हो गया 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी 50% ऑफ सैलरी। तो तीनों केस में वो सेम आने वाला है क्योंकि हमारी सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। तो तीनों केसेस में 3 लाख रुपीज़ आ गया। अगेन कैलकुलेट करेंगे दूसरी चीज़ जो है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो इसमें तो कैलकुलेट करने जैसा कुछ है नहीं। एक्चुअल एचआरए आपको रिसीव हुआ है पहले 2 केसेस में 1 लाख और थर्ड केस में 1,50,000, ये हमने लेके रख लिया। अब थर्ड केस जो है वो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब जो हमने एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से हम जो सैलरी है, सैलरी यानी कि वही बेसिक और डीए, जो कि हमारा 6 लाख है तीनों केसेस में, उसका 10% उसको माइनस कर देते हैं रेंट पेड में से, और देखिए आपकी फिगर्स निकल के आ जाएंगी 90,000, 1,60,000 एंड 1,60,000।
अब देखिए पहले केस में अगेन तीनों में से जो मिनिमम है वो हमारा HRA का एग्जेम्पशन बन जाएगा। तो तीनों का में से मिनिमम देखिए क्या है, फर्स्ट केस में तो है 90,000, सेकंड केस में 1 लाख और तीसरे केस में 1,50,000। अब देखिए जो मेरे HRA की एग्जेम्पशन तीनों केस में आ रही है वो अलग अलग आ रही है, उसको समझना बहुत आसान है। पहले केस में तो जो मैंने रेंट पे किया है वो रेंट पेड में से मैं अगर 10% ऑफ सैलरी घटा देता हूँ तो वो मेरा चला जा रहा है एक्चुअल HRA रिसीप्ट से भी नीचे। तो इसलिए मेरी जो एग्जेम्पशन मुझे मिल रही है वो एक्चुअल HRA रिसीप्ट से भी कम मिल रही है। सेकंड केस में मैंने जो रेंट पे किया है वो अपने HRA से कहीं ज़्यादा किया है, और अगर मैं उसमें से 10% ऑफ सैलरी घटा भी देता हूँ तभी भी मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है एक्चुअल HRA रिसीव्ड से भी ज़्यादा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलने वाली है वो मिलेगी जितना मेरे को HRA मिला है उतना ही। अब थर्ड केस सिनेरियो क्या है, थर्ड केस सिनेरियो में भी अगेन मैंने रेंट बहुत ज़्यादा पे कर दिया है और यहाँ पर भी मेरे को जो डिडक्शन मिलेगी वो HRA रिसीव्ड के बराबर ही मिलेगी। अब तीनों केस सिनेरियोज देखने पे ये अच्छे से समझ आ जाता है कि अगर आपको अपने HRA की मैक्सिमम एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको अपना HRA उतना रखवाना है जितना आप रेंट पेड और आपके बेसिक और DA का 10% माइनस करके जो फिगर आएगी लगभग उतना आपका HRA होना चाहिए। अब जब आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर नेगोशिएट कर रहे हैं विद दी HR, जब आप कंपनी नई ज्वाइन करें तो उस केस में आपको ऑलरेडी ध्यान में रखना है कि आप कितना रेंट पे कर रहे हैं, या फिर अगर आप फ्लैट या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर रेंट कितना होने वाला है, और उसमें से आप अपने बेसिक और DA का 10% माइनस कर लें। अब आपके पास ये वो टेंटेटिव फिगर है जितना आपको लगभग HRA रखवाना चाहिए, और अगर आप उतना या उसके आसपास HRA रखवाते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा HRA का। तो ये तो हो गई थोड़ी सी प्लानिंग वाली बात। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि HRA को कैलकुलेट कैसे करना है। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बट कैलकुलेट करने में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको इसका ये जो मैंने एक्सेल शीट पे आपको एग्जाम्पल दिया, ये एक HRA कैलकुलेटर है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ये HRA कैलकुलेटर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, और अपना HRA कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से भी। तो एक लास्ट डिस्कशन आपके साथ और कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपको सैलरी नहीं मिलती, उस केस में क्या आप कोई HRA की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं? तो जी नहीं, आप HRA की डिडक्शन तो क्लेम नहीं कर पाएंगे, बट येस आपके लिए सेक्शन 80 GG में ज़रूर डिडक्शन है। तो अब आपको सेक्शन 80 GG में डिडक्शन कितनी मिल सकती है? तो सेक्शन 80 GG में आपको डिडक्शन मिलेगी लोएस्ट ऑफ दी 3 अमाउंट्स। वो 3 अमाउंट्स क्या हैं? सबसे पहला अमाउंट है आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% आप जो रेंट पेड है उसमें से हटा दीजिए। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी क्या होती है? तो जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से सिर्फ आप कैपिटल गेंस हटाओ, अगर आपको कुछ भी हो रहे हैं तो वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम बन जाएगी, और उस एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% आप अपना एक्चुअल रेंट पेड में से घटा दीजिए, तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगी। इसके बाद जो सेकेंड अमाउंट है वो है 60,000 रुपीज़ पर एनम, या फिर इसको हम सिंपली समझ सकते हैं रेंट पेड, यानी 5,000 पर एनम आपको अलाउड हो सकता है। और थर्ड केस में आपको 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम मिलेगा। अब इन तीनों अमाउंट में से जो भी लोएस्ट है वो आपको एज डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80 GG में, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि ये अमाउंट निकल के वही 60,000 आती है, क्योंकि 5,000 पर मंथ तो यूजुअली कोई इससे ज़्यादा ही रेंट पे करता है किसी भी सिटी में। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 80 GG की डिडक्शन। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इस केस में भी आप अपनी रेंटल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट नॉट एज HRA, बट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो है FAQs में सबसे पहला FAQ हम पिक करते हैं कि क्या हम HRA की एग्जेम्पशन और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एक साथ क्लेम कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल एक साथ क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिडक्शंस आपको अलग अलग सेक्शंस में मिलती हैं। जो HRA की एग्जेम्पशन है वो आपको मिलेगी सेक्शन 1013A में, और जो आपके हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा एज लॉस टू योर हाउस प्रॉपर्टी, और जो उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो आपको रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। तो ये जो आपकी एग्जेम्पशंस एंड रिडक्शंस हैं वो तीनों अलग अलग सेक्शंस में मिलती हैं, तो आप इनको साइमल्टेनियसली क्लेम कर सकते हैं। पर आपको इंश्योर ये करना है कि आप जिस प्रॉपर्टी का हाउसिंग लोन की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं आप वहाँ पर रहते ना हो, आप एक्चुअल में एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो। कई लोग गलती ये करते हैं कि वो रहे उसी घर में रहें, कहीं पर कोई रेंट पे नहीं कर रहे, बट वो HRA की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं। तो दैट इज़ रॉन्ग। आप साइमल्टेनियस क्लेम कर सकते हो अगर आपका घर भी है और आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो।
अब चलते हैं अपने सेकंड एफएक्यू की तरफ, जो कि है कि क्या हमको अपना रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसीट्स का पोजीशन होना ज़रूरी है अगर हमें एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। तो येस ऑफ कोर्स दीज आर टू मैंडेटरी एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए जब आप अपनी एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे कंपनी में। आपके एचआर आपसे इन दोनों प्रूफ्स को मांगेंगे और आपको ये प्रूफ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आपके पास एक वैलिड एंड लीगल रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और अगर आपका रेंट 5,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा है तो उस केस में आपकी एक लीगल लाइबिलिटी है कि आपको रेंट रिसीट्स भी प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। बट इफ़ इन केस आपके लैंडलॉर्ड ने आपको अब तक रेंट रिसीट्स प्रोवाइड नहीं की हैं तो वहाँ पर आप कंपनी के एचआर को एक डिक्लेरेशन भी लिख के दे सकते हैं कि जो रेंट रिसीट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं की हैं। और अगर आपने अपना रेंट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पे किया है तो वहाँ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट एज प्रूफ लगा सकते हैं कि आपने रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को एक्चुअल में पे किया है। अब थर्ड एफएक्यू की तरफ चलते हैं कि अगर मेरे पास मैंने 2 हाउस रेंट किए हुए हैं तो इस केस में क्या मैं दोनों हाउसेस की रेंटल जो मैं एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ उसको एज डिडक्शन क्लेम कर पाऊँगा? तो जी नहीं, आप सिर्फ एक घर से जो अपना एचआरए का एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर सकते हैं, सेकेंड हाउस से आपको नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत बार होता है, हो सकता है कोई एक दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, दिल्ली में जॉब कर रहा है, उसने दोनों जगहों पर रेंटल हाउसेज ले रखे हैं, बट इस केस में आपको जो एचआरए की एग्जेम्पशन है वो सिर्फ एक घर के रेंट के अगेंस्ट ही मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट एफएक्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या मैं रेंट अगर मैं घर पर रह रहा हूँ या वर्क फ्रॉम होम में कुछ लोग हैं तो क्या वो अपने घर वालों को पेरेंट्स को रेंट दे सकते हैं? ऑफ कोर्स आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे सकते हैं, पर आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा कर रहे हैं और आपने एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, आप अपने रेंट रिसीट्स ले रहे हैं अपने फादर या मदर से, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स इन पोजीशन रखने हैं। बट हाँ, आप रेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आप ये रेंट दे रहे हैं अपने स्पाउस को। स्पाउस के केस में ये अलाउड नहीं है, ओनली पेरेंट्स के केस में अलाउड है। अब इसके बाद लास्ट एफएक्यू डिस्कस करते हैं कि क्या मैं एचआरए की डिडक्शन को फेक या गलत तरीके से क्लेम कर सकता हूँ। तो आई विल से स्ट्रेट अप नो, एब्सोल्युटली नो, आप ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब जो आपको फॉर्म 16 पार्ट बी मिलता है, आपने देखा होगा, उसमें आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंटीमेट करते हैं कि आप कितनी एचआरए की डिडक्शन डिक्लेरेशन में दे चुके हो और आप वैलिड है आपके लिए वो डिडक्शन क्लेम करना। बट अगर आप एचआरए की एग्जेम्पशन उससे कहीं ज़्यादा क्लेम कर रहे हो या फिर आपके फॉर्म 16 बी का पार्ट नहीं है और आप फिर भी क्लेम कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इसके गुड इनफ रीजंस एंड प्रूफ्स हैं। ये हो सकता है कि आपने रेंट रिसीट्स प्रोड्यूस नहीं की तो आपके एम्प्लॉयर ने एग्जेम्पशन नहीं दिया हो आपको उस टाइम पर, बट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे तब आपके पास वैलिड प्रूफ्स हैं और इसलिए आप अपना एचआरए के डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज़ आपने ऐसा नहीं किया है और आप फेक डिडक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी सभी कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे, आपको कैलकुलेशन ठीक से समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगा आपका टाइम इस वीडियो को देना वॉज वर्थ इट, तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और भी आती रहेंगी। और अभी जब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नहीं जाती तब तक ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल, ताकि आप तक हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। So I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.